हेलो, मैं अरविंद शर्मा तैयारी कराता हूँ फिजिक्स और मैथ की 10th, 11th, 12th और IIT जेईई के लिए। स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल फिजिक्स और मैथ में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं किसी भी इक्वेशन को कैसे रिड्यूस किया जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, और उसके बाद हम अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 1। ये हमने कोई क्वेश्चन लिया। आप इसे वैसे तो इजीली सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये हल्की सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आप इसे रेशियो लेके x और y को दो अलग अलग फॉर्म में लेकर भी सोल्व कर सकते हो, है ना। या फिर इन दोनों को इक्वल करके भी सोल्व कर सकते हो, या तो ये वाला कंपोनेंट इक्वल कर लोगे या फिर 1/y का एक कंपोनेंट इक्वल कर लोगे तो भी आप इसे सोल्व कर पाओगे। लेकिन हमें इसे एक सिंपल फॉर्म में तोड़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। जब ऐसी भी कोई फॉर्म आए जैसे 1/x 1/y या फिर 1/x - 1 1/y + 2 या फिर 1/2x + 3 1/4x - 4y - 2 या 4x 4y - 3, कुछ भी इक्वेशन आए ऐसी, तो उस केस में हमें अगर इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना है तो इन्हें हम P और Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P और Q। इसको P और Q मान लो, इसको लेट कर लेते हैं कि ये P है और ये Q है, ताकि ये इजिली सोल्व हो जाए। अब हम यहां पर क्या मान सकते हैं? 1/x को लेट कर लिया हमने, लेट 1/x = P 1/y = Q। यहां पर रखो, तो यहां पर क्या आ गया? P/2 + Q/3 = 2। इसे और सोल्व कर लो, 3P + 2Q = 2 × 6 12, 3P + 2Q = 12। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो थी, इक्वेशन नंबर 1 से 1' रिड्यूस होकर आ गई। ओके, हम इस फिलहाल इसे हटा देते हैं। हमने इसमें क्या लेट किया है कि 1/x जहां पर है, जहां पर क्या है, ये 1/x ये दिखाई दे रहा है, केवल ये वाला हिस्सा 1/x, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म उस जगह पर P रखा है और 1/y की जगह पर Q रखा है। तो यहां पर भी रख देते हैं। 1/3 तो ऑलरेडी है और 1/x की जगह पर हमने P, 2 की जगह पर Q = 1। सोल्व करो, एलसीएम लोगे 6 2P + 3Q = 1, 2P + 3Q = 6। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2'। हमने इन दोनों इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 2 थी, इसको 1' में, 1 को 1' में कन्वर्ट कर दिया और 2 को 2' में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। =6, कोई सी भी एक टर्म आप इक्वल कर लीजिए, कोई सी भी एक टर्म आप इक्वल करके सोल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू या फिर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। इसके अलावा हमने जो लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था, उससे भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसे हम सोल्व कर लेते हैं। अब P वाली टर्म को इक्वल करना है, तो हम यहां पर किस चीज की मल्टीप्लाई कर दें? 2 की, और इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दें? 3 की। मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 = 6P, 2 × 2 = 4Q = 2 × 12 = 14 24। 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6P, 3 × 3 = 9Q = 3 × 6 = 18। इक्वेशन नंबर 1 डबल' आ गई, इक्वेशन नंबर 2 डबल' आ गई। P वाला कंपोनेंट इक्वल आ गया, आराम से रिड्यूस हो जाएगी। ये 9 है, 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो दोनों को, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे कट गया 4 - 9 माइनस का 5Q = 24 माइनस का 18 कितना आया? 6। Q की वैल्यू कितनी आ गई? Q की वैल्यू आ गई आपकी -6/5। Q की वैल्यू -6/5 आई। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में
इसकी वैल्यू रख के दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हो। थोड़ी सी इक्वेशन कम कर देते हैं, ज्यादा हो रही है ना, ज्यादा हो रही है, इक्वेशन थोड़ी सी कम कर देते हैं। क्यू की वैल्यू हो गई, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू रख दो, इस वाली इक्वेशन में रख दो, p/2 प्लस क्यू की जगह पर -6/5, यहां पर 3 है, इक्वल्स टू 2। ओके, इसे सोल्व करो, कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, p/2 इक्वल्स टू, ये -2/5 है, इधर जाएगा तो प्लस का 2/5, एलसीएम लेना आता है, सोल्व करो, 5 2 जा 10 प्लस 2, 12/5। तो फिलहाल p की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 12 2 जा 24/5। p की वैल्यू भी आ गई और q की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। ये तो आपको जो हमने एलसीएम लिया है या इसको सोल्व किया है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। आपको वहां जाके ये देखना पड़ेगा, है ना। और ये जो हमने यहां पर किया है, यहां पर ये सब एक हिस्सा है आपकी बेसिक्स नॉलेज का, बेसिक नॉलेज का, कि आपको एलसीएम लेना आता है नहीं आता, तो आपको देखना पड़ेगा हमारी वीडियो जिसमें हमने एलसीएम लेना भी सिखा रखा है ना। तो हमने p की वैल्यू निकाली और q की वैल्यू निकाली, सब हटा देते हैं, अब तो बाकी सब की जरूरत नहीं है। अब जरूरत किसकी बची, हमें केवल उस टर्म की जो हमें निकालनी है। अब हमें क्या निकालना है वो देख लेते हैं। 1/x इक्वल्स टू p, 1/x इक्वल्स टू p रख दिया हमने, -6/5, तो यहां से x कितना आ जाएगा, -5/6, रिवर्स कर दो डायरेक्टली, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो भी सेम आंसर आ जाएगा। यहां पर रखो 1/y इक्वल्स टू q, p, ये हमने q रख दिया शायद, सॉरी, ये आपकी 1/y की वैल्यू है, 1/y की, तो यहां पर y की वैल्यू हो जाएगी। 1/x की वैल्यू कितनी है, p, और p की वैल्यू कितनी आई है, 24/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/24। ओके, ये x और y की वैल्यू आपने रिड्यूस करके निकाल ली। तो हमें क्या करना है, जो हमने सबसे पहले बताया कि जहां पर 1/x की टर्म हो, या 1/y की टर्म हो, या 1/x - 2, x - a, x + a, ये वाली टर्मों से p और q की फॉर्म में तोड़ा जा सकता है इजिली, तो आप उसे वैसे सोल्व करोगे। ओके, तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसको आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं, इसे आप अपनी तरफ से सोल्व करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2, 6/x - 1 प्लस की जगह माइनस करते हैं, -3/y - 2 इक्वल्स टू 1। हमने दो क्वेश्चन लिए, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ली, इन्हें हमें सोल्व करना है। हम आपसे डायरेक्टली अगर कहें कि इसे सोल्व करो तो ये होगा नहीं, है ना। तो उस केस में हमने जो लेट करना है वही लेट करके चलते हैं। x - 1 को हमने p ले लिया है, 1/y - 2 को हमने q ले लिया है। ओके, तो डायरेक्टली यहां पर वैल्यू रखते हैं, 5p प्लस q इक्वल्स टू 2, यहां पर क्या है, 6p - 3q इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 1 डैश आई है, इक्वेशन नंबर 2 डैश आई है। इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, 5p + 3q, इसे सोल्व करना आसान होगा। हम पहली वाली इक्वेशन में क्या करते हैं, q का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं p की जगह पर q का, यहां पर सीधे 3 की मल्टीप्लाई करें, 5p + q इक्वल्स टू 2 में इस इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट होकर किस में चली जाएगी, 15p + 3q इक्वल्स टू 6। आपके पास एक इक्वेशन आई 15p + 3q इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 1 डबल डैश। इक्वेशन नंबर 2 डैश कितनी थी, 6p - 3q इक्वल्स टू 1। ये बात समझ में आ रही है। हमने केवल इसे इजीएस्ट वे में सोल्व करने की कोशिश करी है। हमने पहले ही कहा था कि जो भी इनमें से आसानी से कोफिशिएंट बना पाए उसको सबसे पहले कोफिशिएंट बना लेना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि p का ही बनाना है तो p का ही लेके चले, q का बन रहा है तो q का इजी बना लो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप दोबारा उसे सोल्व कर पाओ, है ना। या इसमें
पहले 6 की मल्टीप्लाई करोगे, इसमें फिर 5 की मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 जा 30, 6 5 जा 30, इक्वल करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो आसानी से हो जाए उसे पकड़ लेते हैं। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2 सोल्व करो। ये माइनस का 3 प्लस का 3 दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। 21p माइनस प्लस ये कट जाएगा, 6 और 1 7, p की वैल्यू कितनी आ गई 7 3 जा 1/3, 7 21, p की वैल्यू 1/3 आ गई। अब आपको q की वैल्यू निकालनी है तो इसी टर्म में रख देते हैं 5 इंटू p, इक्वेशन नंबर इसमें वैल्यू रखते हैं इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। 5p प्लस q इक्वल्स टू 2, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 5p, p की वैल्यू रख दो डायरेक्ट 5/3, 2 माइनस 5/3, 2 माइनस 5/3 कितना आया 3 2 6 माइनस 5/3 यानी कि 1/3। तो आपकी q की वैल्यू कितनी आई है वहां से 1/3। तो हमारे पास दो टर्म आई, एक p की और एक q की। अब हमें बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है तो हम इसे हटा देते हैं फिलहाल के लिए। इन सबको हटा दो, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन तो ऊपर निकल गया होगा अगर हमने सोल्व किया एग्जाम में। तो हमारे पास एक p आया है, q आया। जो हमने लेट किया था ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको अब इनके इक्वल रखते हैं। p इक्वल्स टू 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इक्वल्स टू x माइनस 1, x की वैल्यू कितनी आई 4। अब इसको रखते हैं q को इसके इक्वल, q इक्वल्स टू 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू q की वैल्यू कितनी है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इक्वल्स टू y माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, इधर 2 आएगा, 3 प्लस 2 5। तो x और y की वैल्यू आपके पास आ गई, एक x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी। ये क्वेश्चन आप, ये नदी है, रिवर, पानी इस तरफ बह रहा है, किस तरफ, इस तरफ। पानी को हम करंट भी कहते हैं। करंट वैसे हिंदी में धारा बोलते हैं, विद्युत धारा या फ्लो ऑफ रिवर। ओके, ये इस तरफ बह रही है y किलोमीटर पर आवर से, y किलोमीटर पर आवर से। हमने एक बोट भी ले रखी है, हमारे पास थोड़ा पैसा है तो हमने एक बोट भी ले रखी है जो शांत पानी में, शांत पानी में रुका हुआ पानी, गांव में जो पोंड होता है, तालाब या झोड़ कहते हैं, आई थिंक, x किलोमीटर पर आवर, उसमें शांत पानी में x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अब ये शांत पानी में x किलोमीटर पर आवर और ये जो नदी है रिवर, ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह ही रही है। अगर हम इसी नदी में, ये नदी तो ऐसे ही फ्लो करेगी, ऐसा तो है नहीं कि ये वापस चलना शुरू कर देगी। इस बोट को इसी डायरेक्शन में बहा दें, इसी डायरेक्शन में मूव कराएं। ये नदी भी इस डायरेक्शन में और बोट भी इसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं ना। तब आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इस केस को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। इस केस को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। अगर नदी आपकी इस डायरेक्शन में बह रही है और जो आपका बोटरमैन है वो आपका इस डायरेक्शन में चला रहा है, ये तो x किलोमीटर पर आवर थी, ये y किलोमीटर पर आवर, लेकिन अब इसकी स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। अब इसकी स्पीड कितनी होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम। इन द केस ऑफ अपस्ट्रीम जो स्पीड होती है वो घट जाती है। अगर आप पानी की, जैसे पानी इस तरफ बह रहा है, नदी इस तरफ बह रही है, हम इस तरफ तैर रहे हैं, ऑब्वियसली बात हम वापस आ जाएंगे। लेकिन नदी इस तरफ बह रही है, हम ऐसे चल रहे हैं तो हम इजिली आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन यहां पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, है ना। इस जगह पर हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो हमारी जो स्पीड है वो घट गई, यहां पर स्पीड बढ़ गई। बस इनके नाम जरूर याद रखना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। यह समझ में आइए, नदी की डायरेक्शन में, रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी
रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड घटेगी। ये तो सिर्फ आप इमेजिनेशन करके भी समझा जा सकता है। इसमें इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो ये है नहीं कि आपको याद रखना पड़ेगा। डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, ये दोनों केस समझ में आए हैं। तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं अच्छा ना, जिसको आप खुद ही सॉल्व करके बताओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लें। ए बोट कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। 10 घंटे में एक बोट ऐसी है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम चल रही है। अप स्ट्रीम का मतलब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में। पानी तो इस तरफ बह रहा है, ये रिवर आपकी फ्लो कर रही है, जो बोट है आपकी इस तरफ बह रही है। पहले केस में 30 किलोमीटर कवर करती है, 30 किलोमीटर, अब पहले वो इस तरफ गई, ठीक है 30 किलोमीटर। फिर 44 किलोमीटर उसका मन किया कि वो डाउन स्ट्रीम जाए लो, अब उसने 44 किलोमीटर ऐसे गई। ठीक, तो ये हमें दिया है, इसने दोनों टाइम जो लिए वो कितने में लिया है, 10 घंटे में। मतलब जो पहला वाला टाइम होगा और जो दूसरा वाला टाइम होगा, दोनों का सम कितना है, T1 प्लस T2, वो है 10 घंटे। ये बात समझ में आ रही है, यही हम देखना चाह रहे थे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इफ बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर। ये आपका सेकंड केस आ गया कि 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर वही रिवर के अगेंस्ट जाता है 40 किलोमीटर एंड 55 किलोमीटर आगे जाता है डाउन स्ट्रीम टुवर्ड्स द विद द रिवर एंड अगेंस्ट द रिवर। ठीक है, तो कितना किलोमीटर आगे गया, 15। और दोनों की टाइम का जो सम है कि इधर जाने वाली टाइम और इधर जाने वाली टाइम का सम, वो कितना है, 13 आवर। ओके, तो यू हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वाटर का मतलब रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर का मतलब रुके हुए पानी में, एंड स्पीड ऑफ करंट, मतलब रिवर की स्पीड या करंट मतलब धारा की स्पीड, दोनों बतानी है। हमने वही लेट क्या किया है, स्पीड ऑफ बोट x है, कितनी, x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ रिवर कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। पहले हम ये केस समझ लेते हैं कि स्पीड का मतलब क्या होता है। स्पीड 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्योंकि हमारे पास टाइम दिया है और डिस्टेंस स्पीड दी है ना। टाइम दिया है 10 घंटे और आपका डिस्टेंस दिया है कितना डिस्टेंस कवर अप किया है। तो टाइम का फॉर्मूला यहां से क्या जाता है, डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड। अब ये जो टाइम दिया है, ये वाला टाइम दिया है, ये बात ऑब्जर्व करो कि जब ये आपकी नदी है कि आदमी जो उस बोटरमैन है, जैसे आप भी बोट चला रहे हो सपोज करते हैं, और आप पहले 30 किलोमीटर इधर गए और फिर आप वापस इस तरफ 44 किलोमीटर गए। दोनों टाइम दिए, दोनों टाइम का सम दिया है T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 10 आवर। ये बात समझ में आई है, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 10 आवर। अब T1 कितना हो जाएगा, T1 निकालना पड़ेगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कितनी दी है, 30 किलोमीटर, पहली वाली 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम मेक्स सेंस, अभी बताया था, x प्लस वाई x माइनस वाई प्लस 44 डाउन स्ट्रीम। अब वो यहां से इस तरफ गया, डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के साथ,
स्पीड कितनी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम के केस में x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। पहली इक्वेशन समझ में आई? पहली इक्वेशन समझ में आई? हमने T1 लिया कि 30 किलोमीटर इधर गया, इसके अगेंस्ट गया, रिवर के अगेंस्ट। हम रिवर के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। समय कितना लग रहा है वो, टाइम बराबर डिस्टेंस हमारे 30 किलोमीटर पर यूनिट स्पीड कितनी कर रखी है, पानी की स्पीड, हमारी स्पीड x, पानी की स्पीड y, x माइनस वाई, डिस्टेंस पर यूनिट स्पीड इक्वल्स टू टाइम, हमने वही लिखा है ना। अब हम सेकंड केस की बात करें, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने घंटे में? 13 घंटे में। इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, हटा दो सब कुछ। हमने जो ये इतना सारा लिखा है, इतना सारा समझाया, ये इसलिए समझाया ताकि आप ये दो इक्वेशन ला सको। 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13। ओके, इसको सोल्व कर लोगे? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स माइनस वाई को 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने पी लेना है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आपको क्यों लेना है, सोल्व कर दोगे यहां से। 30p प्लस 44 क्यों इक्वल्स टू 10, 40p प्लस 55 क्यों इक्वल्स टू 13। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 डैश और इक्वेशन नंबर 2 डैश। अब हो जाएगा। अब तो हमने इससे पहले 3-4 इक्वेशन करा दिए। अब आप यहां से पी और क्यू और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर आ क्या रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, तो मेहनत करिए, आगे बढ़िए, गुड लक।